इसका अर्थ क्या होता है सर? एग्जिस्टेंस का अर्थ होता है अस्तित्व, मतलब अस्तित्व। तो अस्तित्व का मनोविज्ञान, अरे अस्तित्व का मनोविज्ञान क्या है? कभी आप लोग को ऐसा, अरे यार तुम क्यों आवाज सुन के भौंकने लगे? अस्तित्व का मनोविज्ञान, कभी आप लोग के मन में ऐसा प्रश्न आया है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है? ठीक है, ऐसे प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं माइंड में कि क्या लाइफ का मतलब है। तो कई बार उदास होने पर भी आता है, कई बार नॉर्मल भी आता है, कई बार खुश होने पे भी आता है। अब आम तौर पे क्या है कि आपके साथ जैसा हुआ होगा, आप अगले को वैसा ही समझेंगे। जैसे अगर हम पूछेंगे किसी से जीवन का क्या अर्थ है, अब उस आदमी के माइंड में ये प्रश्न तब आया होगा जब वो डिप्रेशन में होगा, उदास में होगा, तो बोलेगा अरे उदास क्या हो गया तुम्हारे साथ, है ना, तुम ठीक तो हो? कोई डिप्रेशन में तो नहीं चले गए? ऐसी चीजें जो है वो आपसे पूछेगा। तो अब क्या है ना, हम लोग साइकोलॉजी में देखते हैं इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि मेमोरी एसोसिएशन आपका क्या है। मेमोरी एसोसिएशन क्या है मतलब आपके मेमोरी में कोई चीज कैसे रजिस्टर्ड है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं। अब हमको पहले जो है, कुछ लोगों को होता है ना कि ऐसे मतलब मजाक करने की आदत होती है। तो पहले हमको भी थोड़ा मजाक करने का आदत था, व्यंग वाले वे में, है ना। तो किसी आदमी, अब ये मेरा पॉजिटिव वे में होता था, व्यंग वाले वे में, हंसी वाले वे में होता था, उल्टा बोलना ऐसे करके, वो पॉजिटिव वे में होता था। लेकिन अब किसी आदमी की परवरिश ऐसे जगह में हो तो वो चीज वैसा ही लगेगा। तो अगले को क्या लगता था कि देखो तुमको जो बोलना हमको सीधा सीधा बोल दो, है ना, ये व्यंग वाला चीज नहीं करो। तो हमने अगले को समझाया देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारा इंटरप्रिटेशन वैसे हो गया, ये तो मतलब एक फन है, मतलब कॉमेडी है, जोक नहीं मारते वैसे करके है। तो उसको लगता था कि नहीं, कि बोल भी दिए, मतलब खाल भी खींच दिया, भिगा के जूता मारना, और उसके बाद बोल दिया मजाक करना। बोले नहीं नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं है, ये एक्चुअली मेरा मजाक करने का ही तरीका है, वो ऐसा नहीं है। तो ये जो चीज क्या आपने क्या देखा कि आपने जैसा देखा समझा, आपके जैसे अनुभव थे किसी एक चीज को लेके, आपके माइंड में पिक्चर वही बनेगी। तो जब एग्जिस्टेंस की बात आती है, तो आमतौर पे एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी को कई बार धोखे में या इस चीज का शिकार होकर के आप देख सकते हैं ना कि ये थोड़ा अलग टाइप का है, डिप्रेस्ड लोगों का चीज है। जो लोग सवाल पूछते हैं जीवन क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा अर्थ क्या है, जीवन में मेरा क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आती है, तो ये दर्शन का पार्ट है, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, फिलॉसफी अर्थात दर्शन। दर्शन का जब पार्ट है, तो दर्शन का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है? दर्शन मतलब क्या? दृष्टिकोण, नजरिया, जीवन को देखने का, उसी की तो बात हो रही है ना यहाँ पे। तभी इसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी, एग्जिस्टेंशियलिज्म वर्ड से आया। इसमें कुछ जो है ना नायक थे इसके, कौन कौन नायक थे, ये सब नाम है मुख्य मुख्य: फ्रांज काफका, सोरेन करकेग्राद, KIERKEGRAD, उसके बाद फ्रेडरिक नीत्शे और एल्बर्ट कैमस। ये चार जो है मुख्य नाम है इसके। उसके बाद एक है फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, विक्टर फ्रैंकल, जिसकी किताब जो है हम आप लोग को बोले थे पढ़ने के लिए, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ठीक है। जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य ऐसे करके हिंदी में किताब आता है। तो उस पे एक ये बगरों का फोटो बना हुआ रहता है, गौरैया, बगरू अर्थात गौरैया, ठीक है। तो ये चीज है। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या था? जीवन के अर्थ की तलाश। अब बोलिए कि सर जीवन का क्या अर्थ का तलाश करना है, दिमाग खराब वाला चीज है। जीवन का कोई अर्थ है ही नहीं। हम लोग पैदा होते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, जिंदगी जियो, और फिर एक टाइम पे तो मरना ही है। जिंदगी जियो, जो करना है करो, है ना, जो भी सुख दुख जो भी अनुभव है बांटने बांटो। मतलब इतना सीरियस क्यों होना है लाइफ के पीछे? एक होता है ना, एक प्रश्न आता है, क्यों होना है इतना सीरियस? मतलब जीवन का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, दिमाग लगाए हुए समझ में है जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ। दरअसल एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता है। आप इसको लिख सकते हैं, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी या अस्तित्ववादी मनोविज्ञान। ठीक है, लिखिए अस्तित्ववादी मनोविज्ञान जीवन के गूढ़ रहस्यों और अर्थों की तलाश करता है। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान जीवन के गूढ़ अर्थों एवं रहस्यों की तलाश करता है, ठीक है। इन लोगों के नाम लिख लीजिएगा।
फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो या फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी विक्टर फ्रैंकल। अब विक्टर फ्रैंकल कौन थे? हिटलर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्या करता था वो? ऑस्विट्स ऑस्विट्स नाम का एक कंसंट्रेशन कैंप था। कंसंट्रेशन कैंप शब्द कहा जाता है, समझिए कि जेल था, ठीक है, बड़ा सा जैसे तिहाड़ जेल होता है ना, वैसे जेल था। और जेल में तरह तरह की चीजें थी, यातनाएं देने के बहुत सारे सिस्टम्स थे। आदमी को अलग अलग तरीके से मारा जाता था, और उन पर मारा क्या जाता था, उन पर प्रयोग किया जाता था। अब क्या होता है कि विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए क्या होता है, प्रयोग तो करना ही होता है। तो प्रयोग किस पे करेंगे? इंसान पे करेंगे, तो ये तो अनएथिकल है। तो एक काम करते हैं, हिटलर के दिमाग में आया कि क्यों ना जो युद्ध बंदी है, जो शत्रु हैं, जिनको पकड़ के ऐसे भी मारना ही है, गोली मारना है तो मार के खत्म कर ही देते हैं, तो उनको मारो मत, उनको पकड़ के ले आओ, इंसान पे जितना तरह का एक्सपेरिमेंट करना है सब उसी पे कर दो और अंत में मर जाएगा। तो इसकी ये रैशनैलिटी थी। अब ये बड़ा क्रूर तरीका था, मानवतावादी दृष्टिकोण से आप देखिए तो बहुत क्रूर तरीका है ना। आया कोई आदमी, ठीक है, अब समझिए कि कोई लेडीज के जो है ना भ्रूण में भ्रूण है, ठीक है, उसके गर्भ में, उसको भ्रूण को बाहर निकाल दिया गर्भ से, जिंदे में ही, ठीक है, थैली को भी बाहर निकाल दिया, और वो बाहर में रखा है और लेडीज लेटी हुई। उस तरीके से उसको ग्रो करके एक्सपेरिमेंट करके देख रहा है कि वो गर्भ से बाहर निकल करके ऐसे सर्जरी करके अगर निकाल के अलग से इसको ग्रो करें तो कैसा, और उसमें भ्रूण को बढ़ते हुए देख रहा है। तो कितने ही मार्मिक और कितने ही क्रूर क्रूर तरह के एक्सपेरिमेंट होते थे, है ना। ये चीज है। अब कैल्शियम है, दांत जो है कैल्शियम का बना होता है, तो दांत किसी का उखाड़ दिया, उखाड़ करके वहां पे क्या किया, आर्टिफिशियल कैल्शियम डाल करके बॉन्डिंग कराने का कोशिश किया कि देखिए दांत का जगह लेता है कि नहीं, हड्डी और नस उसके साथ ये होता है क्यों, ठीक है। ड्रिल करके जो है दांत में, जबड़े में किसी के जो है मेटल लगा रहा है, हड्डी निकाल दे रहा है, मेटल लगा रहा है। अलग अलग तरह का पेनफुल जो है चीजें उन लोगों के साथ कर रहा है कि देखिए इंसान के दर्द सहने का क्षमता कितना है। अलग अलग ड्रग्स लगाने के बाद दर्द सहने की क्षमता क्या होता है, तो विभिन्न अमानवीय एक्सपेरिमेंट उनपे किए जा रहे थे। उसी जेल के एक कैदी थे विक्टर फ्रैंकल, ठीक है। विक्टर फ्रैंकल क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। और साइकोलॉजिस्ट शुरू में कौन लोग हुआ करते थे? डॉक्टर लोग होते थे, क्योंकि साइकोलॉजी हेल्थ का विषय था, ठीक है। तो डॉक्टर लोगों के पल्ले पड़ता था। तो विक्टर फ्रैंकल महोदय जो है वैसे ही डॉक्टर थे, और ये थे, अब डॉक्टर थे, डॉक्टर जेल में बंद रहेगा तो जाहिर है ना कि वो एक रिसोर्स पर्सन है। किसी को भी जेल में कुछ होगा तो हाँ भाई डॉक्टर है ना। एक एक होता है डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, दार्शनिक। ये सब आदमी क्या होता है कि बड़ा काम का आदमी होता है। कहीं भी जाएगा, दुश्मन के यहाँ भी जाएगा ना तो काम आएगा ही उसको। दार्शनिक का क्या होता है, जब मन की उलझन होती है, जो वाइज आदमी है, जो बुद्धिमान आदमी है, जब जीवन में कुछ उलझ जाता है, कहीं मामला फंस जाता है ना, दिल दिमाग कहीं कुछ फंस गया, तो लोग उसके पास सलाह लेने के लिए जाते हैं कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये तीनों व्यक्ति थे विक्टर फ्रैंकल। और इन्होंने किताब लिखी यही उस जेल में, मैन सर्च फॉर मीनिंग, एक डायरी लिखते थे वो। उस डायरी को जो बाद में किताब की शक्ल में पब्लिश किया गया। वो एकमात्र आदमी थे जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप से जिंदा आए थे वापस। वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका, एक ही मात्र आदमी है। तो इसके मुख्य आइडियाज क्या है? मुख्य आइडियाज का मतलब है किन बातों पर चर्चा करता है। लिखिए, अस्तित्ववादी मनोविज्ञान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करता है। अस्तित्ववादी मनोविज्ञान निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करता है, जिसमें पहली चीज है फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात आजादी एवं उत्तरदायित्व। जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखिए, जिनको हिंदी में लिखना है हिंदी में हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। छूट जाए तो हमको तुरंत टोक करके पूछिए। आजादी एवं उत्तरदायित्व पहली चीज है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आजादी और उत्तरदायित्व क्या है? पूरी आजादी है हमको समाज में। आज के समाज में देखिए कि क्या है कि लोगों को, मतलब आजादी है, लेकिन आजादी के साथ क्या क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज जैसे आज का समाज ऐसा है कि लोगों में बातचीत करने की आजादी है, ठीक है। आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, है ना, कहीं पे भी जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आप बगल के आदमी से बात कर सकते हैं, बगल की औरत या बच्ची जो भी है, लेडीज है, आप उससे बात कर सकते हैं। इतना खुलापन है हमारे समाज में आज। एक टाइम पे नहीं होता होगा, है ना, नहीं करते थे। हमको याद है कि जिस पीढ़ी के हम बच्चे हैं, जिस पीढ़ी से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे मतलब हम लोग जब बड़े हुए थे तो उस टाइम पे ये मतलब 2 जेंडर के अलग-अलग लोग हैं,
तो उनको बातचीत करना आपस में ट्रेन या बस में बहुत बड़ा बात हो जाता था, दोनों बात कर रहा है। लोग बात नहीं करना चाहते थे। पुरुष नहीं बात करना चाहते थे आउट ऑफ डिसेंसी और महिलाएँ आउट ऑफ सिक्योरिटी बात नहीं करना चाहती थी। वो बहुत रेयर या ताकदा ऐसा होता था। पर अभी क्या है, अभी देखिए आप खड़े रहोगे, ठीक है? आकर के आपको ही कोई टोक देगा या टोक देगी, ऐसे सीधे ही नंबर माँगता है आजकल आदमी, है ना? तो इतना ज़्यादा जो है क्या हो गया है, फ्रीडम हो गया है कि हाँ, नंबर हाँ, कौन है आप? आज हम थे पार्क में, कोई बच्चा था आकर के बोला कि भई आप क्या करते हो? ऐसे, तो आप इंस्टा चलाते हैं? बोले हाँ। हमको बताइए आईडी, बोले बता दी। तो इतना ओपननेस हो गया, ठीक है, समाज में। तो क्या एक फ्रीडम है, लेकिन देखो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। आप लोग भी जानते हैं कि फ्रीडम का कैसे दुरुपयोग करते हैं लोग, है ना? तो ये आइडिया इन बातों पर चर्चा करता है कि फ्रीडम कितना होना चाहिए, किस सीमा तक फ्रीडम होनी चाहिए और कहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब देखिएगा, जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है? फुल फ्रीडम है उनके पास, जीवन में पूरा गंद मचा दिए, पूरा एकदम कबाड़ा कर दिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखे। अरे कुछ माँ-बाप की भी उम्मीदें होंगी ना तुमसे, है ना? कुछ आपके भविष्य के जो पार्टनर होंगे, उनको भी अच्छा लगे आपके बारे में जान के कि ऐसा है कुछ। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज़ादी क्या है एक चीज़ के अंदर? अब पुरुष हैं, पुरुषों को आज़ादी है, कोई रोक-टोक नहीं है। घर से निकले और घर आ रहे हैं तो कोई पूछने वाला नहीं है कि कहाँ गया है और क्यों गया है, ठीक है? वो अंडरस्टूड बात है, पुरुषों से नहीं पूछता और पूछने पे गुस्सा भी आ जाता है पुरुषों को कई बार। तो ये चीज़ जो है, तो इसका मतलब क्या है कि अब पुरुष जो है गलत जगहों पर जाना चालू कर दें? नहीं ना। शराब या भांग, गांजा इन सब का सेवन कर दें, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब चालू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको फ्रीडम मिली है तो आप रिस्पॉन्सिबल होइए ना। आप गुमटी पे जाकर के जो है, गुमटी के पीछे खोमचे में जाकर के सिगरेट पी रहे हो 4 यार के साथ, तो वो नहीं है अच्छी बात। कल को जो है आपके फेफड़े में जब टार जमा हो जाएगा और फेफड़े में टार जमा हो जाएगा तो जमा तो होगा ही। आप तो आप मतलब जो भोगी आदमी होता है, थकाएगा, सिगरेट पिएगा पूरा, टार जमा कर लिया। लेकिन वो कुछ ऐसा करेगा कि पूरा उसका शरीर टूट जाए और जो है ना, फेफड़ा का जो सेल्स टूट जाए या टार निकल जाए, इतना ज़्यादा हांफे, एकदम ऐसा लगे कि मुँह से एकदम खून निकल जाएगा। वैसे कंडीशंस में जब बॉडी फुल गरम हो जाएगी आपकी, है ना? तब जाकर के टार और ये वो चीज़ें जो है ना बाहर निकल सकती है। उतना कंडीशन आप क्रिएट करेंगे नहीं, क्योंकि आप तो रईस के नाना है, आप तो सिगरेट पिएँगे। तो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी की 2 चीज़ है यहाँ पे। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फ्रीडम? इन सब बातों का ज़िक्र करता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। बोलिएगा सर ये सब क्यों करता है? इसीलिए करता है क्योंकि इनसे हमारा मानव जीवन सीधे-सीधे प्रभावित होता है, फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सारा कुछ अप्लाई होता है जीवन में, देखिए इसमें, जैसे एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में है कि अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फ्रीडम का बहुत भाव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है, तो आप क्या हो जाएँगे? केयरलेस आदमी कहला जाएँगे, एक रेकलेस आदमी कहलाएँगे। अब जैसे एक आदमी है, उसको चाय पीने की गंदी आदत है, ठीक है? तो चाय पीने की जो गंदी आदत है, तो वो क्या करता है कि उसकी पत्नी खाना बनाती है, तो उसकी पत्नी को सुबह से खाना बनाते-बनाते शाम हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि चाय चढ़ाएगा, चाय खत्म करेगा, फिर 5 मिनट बाद फिर जाके चाय चढ़ाएगा और वो चाय चढ़ाने और उतारने में क्या होता है, जो पत्नी खाना बनाती है उसको चूल्हा से उतार देता है और फिर चाय बनाता है और हर 10-10 मिनट में वही करता है। तो बेचारी को सुबह से जो है शाम हो जाता है और अगर बोलती है तो जो है रंगबाजी देता है उसके सामने। तो ये क्या है बताइए? फ्रीडम का दुरुपयोग है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। वो आदमी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल आदमी नहीं कहलाएगा। रिस्पॉन्सिबल कब होता है? जब एक जो है तो छोटा-सा कुछ इंडक्शन रख लेता है, कुछ रख लेता है ऐसा करने के लिए, तब कहते हैं कि हाँ, चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर किया आदमी ने काम। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है दोनों की, इसीलिए यहाँ पे बगल में हम तराजू बनाए हैं। फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है? बैलेंस बनाना होता है। दूसरी चीज़ ऑथेंटिसिटी है। ऑथेंटिसिटी मतलब असलियत, ट्रू सेल्फ, ठीक है? ट्रू सेल्फ मतलब जेन्युइनिटी, कि ये इस बात की चर्चा करता है कि क्या चीज़ ट्रू सेल्फ है? ट्रू सेल्फ का मतलब क्या होता है सबसे पहले? आप लोग बताइए तो ट्रू सेल्फ का मतलब क्या है? सुने आप लोग का रिस्पॉन्स? कोई नहीं बोलेगा ट्रू सेल्फ का मतलब? देखिए, ट्रू सेल्फ का मतलब है जो आपके अंदर का सच्चा मनुष्य है, जो सच्चा पार्ट है। अब सच्चा पार्ट क्या होता है सर? जो किसी चीज़ से पॉल्यूटेड ना हो। जैसे हमको गुस्सा आ गया, गुस्से में हम रिएक्ट कर दिए, तो वो मेरा ट्रू सेल्फ है? नहीं।
हम भावना के प्रभाव में थे, हमको ईर्ष्या आ गई, ईर्ष्या में हमने वो कर दिया। तो अपना जो हायर सेल्फ है, अपना जो भीतर का वो चीज है, वो ट्रू सेल्फ है। अब किसी का ट्रू सेल्फ हो सकता है गंदा भी हो, है ना। कोई बचपन से ही जो है ना बहुत ईर्ष्यालु ही पैदा हुआ हो, उसको सब दिन सबसे ईर्ष्या ही लगता हो, उसके अंदर जो है ना कमी का भाव हमेशा परिलक्षित होते रहा हो कि हमको कमी हो गया, हम कम है, हम कम है, सब दिन वैसा ही हुआ उसके साथ, तो ये भी हो सकता है। तो ट्रू सेल्फ क्या है? कॉन्शियस चॉइस है। जब आप कॉन्शियस होकर के किसी चीज को चॉइस करते हैं तो वो कॉन्शियस चॉइस है। और दूसरी चीज ठहराव वाली बात है, जब आप ठहर जाते हैं, जब मन में जितने रेसेस हैं, मन के जितने भाव हैं, उसको ठहर के रुक जाते हैं, तब आपका ट्रू सेल्फ निकलता है। और वो ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ह्यूमन है, उसी को कहते हैं ऑथेंटिसिटी, असलियत। कुछ लोग देखते हैं ना, एकदम लगेगा कि नहीं बड़ा जेन्युइन आदमी है, बहुत ऑथेंटिक आदमी है, बड़ा अच्छा लगता है उनके पास। और कुछ लोग को देखिएगा, बात करेगा तो बात करने से ही पता चलेगा कि तुम जो मुंह से बोल रहे हो ना, वो तुम्हारे आवाज के टोन से परिलक्षित नहीं हो रहा है, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो वैसा आदमी क्या होता है? एकदम फकर झूठा, एकदम 200% झूठा। उसके पास आपको अच्छा नहीं लगेगा, समझ में आएगा कि जब भी मुंह खोलता है झूठे बोलता है, कसम खा लिया झूठ बोलने का। तो क्या है? ऑथेंटिसिटी बहुत गड़बड़ है। दुख की बात है कि साइकोलॉजी के फील्ड के भी लोग ऐसे होते हैं। सबसे ज्यादा जजमेंटल हमको साइकोलॉजी के फील्ड के ही लोग लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम तो साइकोलॉजी पढ़े हैं तो हमको जज करने का अधिकार है। लोग तुमको लोगों को एनालाइज करने का अधिकार है, जज करने का अधिकार नहीं है। जितना हम लोगों को ठीक करते नहीं देखे, जब बात करते हैं कई बार या केसेस डिस्कस करते हैं, तो ऐसा ऐसा बात हमको लगता है कि यार वाणी का संयम नहीं है, ठीक है, शब्दों के चुनाव का होश नहीं है तुमको। बिना जानकारी के, मतलब साइकोलॉजिस्ट या कोई भी जो इस मेंटल हेल्थ प्रोफेशन में, सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। जब आपके पास पर्याप्त डेटा होगा तब ना आप एनालिसिस करोगे। और यहाँ देखिए, जितना साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर सब है चमक दे रहा है, सबका क्या हिसाब है? हम देखते ही आदमी को पहचान जाते हैं। कैसे भाई? देखते ही आदमी को कैसे पहचान जाते हैं? मतलब ये तो कोई तरीका है नहीं। कोई केस आया, सुसाइड का केस था, हम सुसाइड का 100 केस देखे हैं, ऐसा ही होता है, बक दिए उसको बिना सुने ही। तो क्या साइकोलॉजिस्ट? ऐसा प्रोफेशन है, जीवन भर सुनना होता है। सुनने में पहले महारत हासिल होनी चाहिए, बोलने की चीज तो बाद में है। आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो समझना जो है प्रॉब्लम को आधा आप सॉल्यूशन कर लिए, 3 गुना तो प्रॉब्लम समझने मात्र से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आप प्रश्न को समझ गए अच्छे से, आप चीजों को समझ गए अच्छे से, तो उसके बाद सॉल्यूशन नेचुरली आ जाएगा। तो यही वाली जो चीज है, तो ऑथेंटिसिटी जो है ना हमेशा रखनी चाहिए। साइकोलॉजी के प्रोफेशन में ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अक्सर। क्यों हो जाता है कॉम्प्रोमाइज? इसीलिए जाता है सर, क्योंकि आपको लगता है कि हम तो साइकोलॉजी पढ़े हैं, हम तो फलना फलना है, हम तो इतना पढ़े हैं, उतना पढ़े हैं, ये किताब से पढ़े हैं, वो किताब से पढ़े हैं, टॉपर बन गए, फलना चिल्ला, है ना। रियल लाइफ में आइएगा तो पता चलेगा ना कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हर किसी से गलती होती है, मेन गलतियों से ही बचना है अगर काउंसलिंग करनी है या कुछ करना है तो। एकदम, चाहे आप साइंटिफिक मेथड का यूज कीजिए, चाहे आप ठहराव का यूज कीजिए, जैसे भी कीजिए। इसके बाद कोर आइडिया में तीसरी चीज है कि मीनिंगलेस क्या है और मीनिंगफुल क्या है। क्या चीज है जो मीनिंगलेस है? और मीनिंग यानी कि व्यर्थ और अर्थ के बीच का अंतर, निरर्थक और सार्थक के बीच के अंतर की चर्चा करता है अस्तित्ववादी मनोविज्ञान। क्या व्यर्थ है और क्या सार्थक है? अब जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों को देखिए, कुछ लोगों की कविता कहानियां जो है ना ये बड़ी पसंद होती है ना। वो एक से एक शेर मारेंगे, उनको 2 लफ्ज कह दीजिए तो खुश हो जाएंगे, फैन हो जाएंगे, दोस्ती हो जाएगा आपका, आपसे मुरीद हो जाएगा, अरे क्या लाइन बोले हैं आप। और कुछ लोग होते हैं इतने प्रैक्टिकल, उनको होते हैं, उनको उनको लगता है क्या ये सब, मतलब शायरी, ये कविता, ये सब मतलब क्या है, ये सब पॉइंटलेस है। ऐसा भी लगता है। कोई आप लोगों के ग्रुप में ऐसा है जिसको शायरी कविता ये सब समझ में नहीं आता है, उसको ऐसा ही लगता है? अगर है तो आराम से बोले, इसमें कोई ऐसा वाला बात नहीं। हम उसका व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे, वो ज्यादा अच्छा बता सकता है, क्योंकि हम तो थोड़े पोएट टाइप के हैं। है कोई ऐसा जिसको एनॉयड लगता है शायरी कविता वगैरह से? देखो क्या है ये सब, अलग ये कहानी बुनते रहता है लोग। कोई भी नहीं है? चलो, तो ये जो है ना कि अब देखो एक चीज क्या है, शायरी कविताएं किसी के लिए बहुत निरर्थक है, व्यर्थ है ना, वेस्ट ऑफ टाइम है। और किसी के लिए बड़े अर्थ देती है जीवन के, उसके माइंड को सही कर लेती है, उसके हैप्पीनेस का एक्सप्रेशन है।
उसको उसके अंदर जो रिप्रेस्ड डिजायर है उसको कॉन्शियस में ला करके रिलीज करने का तरीका है, ठीक है। थेरेपी भी होता है ये। तो इस तरीके से जो है कोई भी एक्ट, कौन सा एक्ट मीनिंगलेस है और कौन सा एक्ट मीनिंगफुल कहलाएगा, ये जो है डिपेंड करता है सिचुएशन पे, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बीच की चर्चा जो है ये कहता है। जैसे अब मीनिंगलेसनेस, एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में चर्चा किस बात की होगी? एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी का प्रश्न क्या होगा? क्या बहस करना उचित, क्या बहस करना एक सार्थक एक्ट है? ये इसका प्रश्न होगा कि क्या बहस वाकई में किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इस पे चर्चा होगी कि बहस करने से क्या होता है। बहस करने से ये होता है कि आप अपने तथ्य रखते हैं, हम अपने तथ्य रखते हैं। तो क्या होता है कि हम जब अपना दृष्टिकोण रखेंगे तो मेरा जो दृष्टिकोण है वो आप तक जाएगा। ज्ञान क्या होता है? बांटने से बढ़ता है। और बहुत सारी चीजें हो सकती है हमको नहीं पता, वो आपको पता होगी, तो आपका दृष्टिकोण भी आएगा। तो जब बहस होगी, जब दो लोग किसी चीज पर चर्चा करेंगे, ठीक है, और फिर अपने अपने तर्कों को पुष्ट करने के लिए उसके पीछे का एविडेंस देंगे, बताएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा ही है वो, तो इससे क्या होगा? आपकी जानकारी में इजाफा होगा। तो इसीलिए जो है डिबेट और ये चीज किए जाते हैं। लेकिन आप आमतौर पे देखें कि बहस किस चीज में तब्दील हो जाता है? लड़ाई में तब्दील हो जाता है। ये इसका जो प्लेजर है, आर्ग्यूइंग, द प्लेजर ऑफ आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट को आप लोग समझते होंगे झगड़ा, यहाँ झगड़े के सेंस में ही। द प्लेजर ऑफ आर्ग्यूमेंट मानी तर्क वितर्क का जो सुख है ना, उसको आज का आदमी खो चुका है, समझता ही नहीं है। हम जितने भी लोगों से तर्क में, मतलब हम बहुत मानते हैं अपने आप को खुशकिस्मत कि मेरे सर्किल में 2 लोग ऐसा है जो तर्क वितर्क का बहुत शौकीन है, और जब भी हम लोग बैठते हैं तो घंटों बहस चलता है। एक तो छोटा है बहुत हमसे, लेकिन हमको बहुत खुशी है कि छोटा बच्चा होकर के हमसे इतना तर्क करता है, एकदम हमको काट देता है पूरा, और हमको ऐसे ही बच्चे पसंद है। खूब तर्क करो। हम ऐसा आदमी नहीं है कि तुम्हारे तर्क से हम गुस्सा आ जाएंगे या फिर हमको अपना ईगो डिफेंस करना होगा कि जो है कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं होता, हम कह रहे हैं हम ये उन्हें। हो सकता है उस बच्चे को कुछ जानकारी ऐसी हो जो मेरे पास ना हो। पढ़ने वाला बच्चा है तभी तो तर्क कर रहा है ना, जानकारी खोजने वाला है तभी तो तर्क कर रहा है। तो यही है कि तर्क वितर्क वाली जब बात है, तर्क सार्थक चीज है निरर्थक चीज है। अब कोई आदमी कहेगा तर्क निरर्थक, फालतू का टाइम पास कर रहा है, क्या होता है नहीं होता है, ये होता है वो होता है। ये देखो रील्स जो है ना, ये देखो रील में जो है क्या है, क्या गजब बात बोला, अरे यार है, देखो देखो ना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो उसके लिए जो है क्या है, वो चीज है। अब डिबेट करने वाले आदमी के लिए वो निरर्थक चीज है। जैसे पर्सनल अगर चॉइस की बात की जाए तो कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, ठीक है। कॉमेडी हमको बहुत शैलो लगता है, हमको थोड़ा ये लगता है क्या ही है, मतलब क्या कुछ कर रहा है उल-जलूल, है ना। हम कई बार एनॉयड हो जाते हैं ऐसे रील वील देख करके, कैसे भी करने लगता है ये लोग। लेकिन कुछ लोग को देखते हैं कि पूरा मजा आता है उन लोगों को। अब मेरा काम ऐसा है आर्टिस्ट का कि कॉमेडी तो हमको करना ही होता है, लेकिन हम कॉमिक है नहीं। तो ये व्यर्थ और अर्थ, इन दोनों का अंतर की चर्चा इसमें होती है। मीनिंगलेस एंड मीनिंगफुल। चौथा, डेथ एंड मोर्टेलिटी। मृत्यु क्या है? मरना क्या है? डेथ का मतलब है मृत्यु, और मोर्टेलिटी का भी वही मतलब है। तो आखिर मृत्यु क्या चीज है? अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर मृत्यु क्या चीज है तो क्या बोलेंगे आप? क्या क्या बोलेंगे मृत्यु क्या चीज है? निखत? जी सर। मृत्यु क्या, मरना है सर, और क्या? जो शरीर का डेड हो जाना। हाँ, ठीक है। मोक्ष और मिलना। कोई? हाँ ठीक, और कोई कुछ? मृत्यु को किसी और तरीके से बताया जा सकता है? जिंदा लाश हो जाना, वो मृत्यु नहीं होगा क्या? नहीं सर, वो कैसे ठीक होगा है। जिंदा लाश सर? मृत्यु जिंदा लाश मतलब वो मन मर जिंदा गया नहीं है। होगा। मन मर गया नहीं कहते हैं, जैसे एक इस वे में देखिए कि मन मर गया है, अब कुछ बचा नहीं है, बस जीवन को ढोए जा रहे हैं, मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। तो जिंदा लाश इसीलिए उसको कहते हैं, मतलब शब्द वाली बात नहीं है, इसका सेंस वाली बात है कि जो है कि सब वैसे तो जिंदा लाश की तरह कई लोग जीते हैं जिनके जीवन से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या वो मृत्यु नहीं है? उसको सब मृत्यु। कुछ खत्म नहीं होता है, कर देते हैं इंसान, वरना हाँ जीना कर जिंदगी तो बहुत अच्छी है। बस कर चाहे देते हैं। जैसे भी हो, जिंदगी तो जिंदगी होती है, लेकिन मरना तो मोक्ष होता है, खत्म हो जाए पूरा। हाँ वो तो है। वही। हाँ तो ये जो जैसे अभी मेरे आपके में उत्तर वितर्क चल रहा है ना, यही है पॉइंट
कि डेथ आखिर क्या है? क्या डेथ सिर्फ उसी को समझा जाए जहाँ पे शरीर मर जाता है, या मन के सारे अरमान मर गए, जीने की लालसा खत्म हो गई, अब जीवन अच्छा नहीं लगने लगा, जीवन भारी लगने लगा, तो असल तो मृत्यु वही है। और जो जीवन को अंत समय तक जी करके चला गया, वो मर के भी अमर है। इसी में हम एक पिक्चर की चर्चा किए थे, आनंद नाम का एक पिक्चर है, सुने होंगे डायलॉग, बाबू मोशायर। सर राज देखे भी। हाँ, तो मेरा भी बहुत प्यारा फ़िल्म है वो, हालाँकि हम बहुत बचपन में देखे थे, अब याद भी नहीं है, फिर से देखेंगे तो छोटा-छोटा कहीं-कहीं उसका दिखता है। तो वो जो है ना, अब ये चीज़ है कि डेथ एंड मोर्टेलिटी वाली बात, कि डेथ क्या है, डेथ क्या नहीं है। एक चीज़ है ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब है गुम हो गए, ठीक है? भुला दिए गए आप। अब जैसे कुछ-कुछ हीरो-हीरोइन सब होगा, किसी टाइम पे जो है ना, बहुत ज़्यादा फ़ेमस होगा, पूरा फ़ेम होगा, और फिर उसके बाद अचानक से गायब हो गया, कहीं नहीं दिखता है, तो वो क्या हो गया? भुला दिया गया। अब जिसका अस्तित्व ही फ़ेम पे था, वो भुला दिया गया, तो उसके लिए वो डेथ के बराबर है। तो डेथ क्या है, नहीं है, किसी के लिए ओब्लिवियन डेथ के बराबर है। किसी के लिए ओब्लिवियन मतलब भुलाया हुआ स्टेट के आज़ादी के बराबर है। जैसे मेरे जैसा आदमी, हम चाहते हैं कि सब हमको भूल जाए, ठीक है? मतलब मेरे बाद हम जब गुज़रे या जाएँ, तो सब हमको भूल जाए, मतलब कुछ भी मेरा नाम-निशान कुछ भी बाकी ना रहे, एकदम खत्म हो जाए कुछ कहानी। तो उसको हमको वो फ्रीडम की तरह लगता है। अब डेथ का जो थॉट है ना, मृत्यु का विचार 2 चीज़ें लाता है आदमी। एक एंग्ज़ायटी लाता है, क्या हो अगर आप कल मर जाएँ तो? कैसा लगेगा? 1 मिनट ल अरे यार! नहीं, अभी कल नहीं मरना है, अभी जीना है। एक एंग्ज़ायटी लाता है, और दूसरा क्या लगता है? हैप्पीनेस भी लाता है कई बार, मृत्यु का विचार देख कर के। और तीसरा एक न्यूट्रैलिटी होता है, ठीक है? न्यूट्रल। न्यूट्रैलिटी मतलब क्या है कि आप इतने परिपक्व हो चुके हैं, जानते हैं जीवन की एक घटना है मृत्यु। अब उसे डरना क्या है और उसके बारे में उतना सोचना क्या है? जब होना है हो जाएगा। अगर कल ही होना है तो कल ही हो जाएगा, क्या कर सकते हैं उसमें? सुबह उठ के जैसे ब्रश करते हैं, है ना? वैसे जैसे नहाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, वैसे ही मृत्यु एक घटना है। उस घटना पे किसी का ज़ोर नहीं है, तो उतना क्या लोड लेना है? एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है? एंग्ज़ायटी। अरे भाई हमको अभी ये करना है, ये करना है। उस आनंद मूवी में शायद अमिताभ बच्चन रहता है, अगर हम गलत गलत बोल रहे होंगे तो हमको करेक्ट कीजिएगा, काहे कि हम थोड़ा-थोड़ा वीडियो वगैरह देख करके हल्का-फुल्का रिकॉल कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन शायद बहुत चिंतित रहता है कि जीवन में ये करना है, वो करना है, उसके पास लंबी लिस्ट होती है। जीवन मेरा खत्म होते जा रहा है, बहुत कम टाइम है। ऐसा कुछ रहता है क्या निखत? जी सर, ऐसा ही रहता है। हाँ, तो ऐसा एक गंभीर टाइप का आदमी रहता है, उसको एंग्ज़ायटी है, डेथ का नाम से उसको काफ़ी एंग्ज़ायटी है कि यार मर जाएँगे, मरने से पहले इतना उम्र हो गया है, ये करना, वो करना, ऐसे-ऐसे। तो एक बड़ा मतलब समाज में नहीं कहता, बड़ा गंभीर सा लड़का, बड़ा धीर सा लड़का जो मेहनत कर रहा है, जिस पुरुष को आप आदर्श पुरुष कहते हैं। मेहनत कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। पहले जो है नौकरी लेगा, उसके बाद गाड़ी लेगा, फिर घर लेगा, मकान लेगा, फिर पत्नी के नाम से फिक्स्ड डिपॉज़िट करेगा। तो उसके लाइफ़ में गोल्स पे गोल्स जो है ऐसे करके, और उसको बड़ी एंग्ज़ायटी होती है डेथ के नाम से, क्योंकि लगता है कि अगर हम मर गए या कुछ हो गया, तो ये गोल्स पूरा नहीं कर पाएँगे। फिर क्या हो जाएगा, लाइफ़ खराब हो जाएगा। तो इस एंग्ज़ायटी के कारण वो लाइफ़ जी नहीं पा रहा है। उसी को एक बंदा मिल जाता है, ये क्या नाम है, राजेश खन्ना जो है। तो जब राजेश खन्ना को ये देखता है तो बोलता है, अरे! ये मरने वाला है, इसको ज़रा-सा भी गम नहीं है, ज़रा-सा भी फ़िक्र नहीं है। तो ये उसको कहता है कि बाबू मोशाय, ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। और ये खुश है कि मेरा लाइफ़ एक पॉइंट पे आकर के खत्म हो जाएगा, चलो उसके पहले हम जिएँगे तो जी भर के। तो जी भर के जीता एकदम। तो ये 2 दर्शन को दिखाया गया है कि मृत्यु क्या लाती है, हैप्पीनेस लाती है, एंग्ज़ायटी लाती है। अगर आप एंग्ज़ायटी वाले स्टेट में होंगे, अगर उस माइंड ज़ोन में, तो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है कि मृत्यु हैप्पीनेस भी ला सकती है, ठीक है? बहुत मुश्किल है। और हैप्पी वाले ज़ोन में है, तो आपको लाइक किस बात की एंग्ज़ायटी? हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है? तो ये वाला बात है, दोनों एक्सट्रीम लेवल की बात है। हर दिन को आप ऐसे जिएँगे जैसे आखिरी है ना, तो ज़िंदगी में लग जाएगा आपका बढ़िया से, ठीक है? वैसा भी नहीं है, ऑन एवरेज को लेकर के चलिए, ठीक है? मर जाएँगे कभी भी, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करके रखा है, और जीना तो है, तो जीना है तो उसके लिए भी जुगाड़ करके रखा है, तो एवरेज को लेकर के चलने का है, दोनों में से किसी पर भी वो टिकने का नहीं। तीसरी चीज़ है आइसोलेशन, जैसे एकांत है, डेथ एंड मोर्टेलिटी। क्या एकांत का मतलब मृत्यु है? कोई आदमी एकांत में चला गया, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? अरे ये तो सैड हो गया, ये तो ये हो गया, हो गया। अब एकांत के लिए 2 शब्द हैं अंग्रेज़ी में, हिंदी में सिर्फ़ एकांत है, ठीक है? अंग्रेज़ी में 2 शब्द है इसके लिए, एक है सॉलिट्यूड और दूसरा है आइसोलेशन। दूसरा है लोनलीनेस, तीसरा है आइसोलेशन, 3 शब्द है एकांत के लिए। आइसोलेशन का मतलब है अलगाव, सबसे अलग कर लिया, सबसे काट लिए हैं खुद को, ठीक है?
जैसे कोविड में नहीं करते थे, कहीं पे आप जाते थे तो कुछ एक वर्ड था उसके लिए, क्या, क्वारंटीन, हाँ, क्वारंटीन किया था, तो वो आइसोलेशन का एग्जाम्पल। सॉलिट्यूड का एग्जाम्पल है, सॉलिट्यूड का मतलब भी एकांत ही होता है हिंदी में, आइसोलेशन को भी आप एकांत कह सकते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब क्या है, सॉलिट्यूड का मतलब है, सॉलिड इसमें वर्ड आ रहा है, मतलब हम अकेले हैं, हम एकांत में, लेकिन हम हील कर रहे हैं, हम मजबूत हो रहे हैं, हम अपने आप को बना पा रहे हैं। और एक होता है लोनलीनेस, अकेलापन। तो अकेलापन क्या करता है, जब आप अकेले रहते हैं, खालीपन लगता है अंदर से, आपके अंदर अकेलापन है, आप चाहते हैं कि इस अकेलापन में कोई भरे, वो जो एकांत है वो आपको खा रहा है, आपको परेशान कर रहा है ना, आपको नहीं चाहिए, तो वो एकाकीपन उसको कहते हैं, कुछ लोग एकांत भी कहते हैं। वो है लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, इस टाइप की चीज है। मतलब ये तो सिर्फ इसी केस में नहीं, अदर केसेस में भी आप कह लो, कोई भी रिलेशन हो, लोनलीनेस दोस्त से भी फील हो सकता है ना, मम्मी के लिए भी लोनलीनेस बहुत ज्यादा फील होता है, आप कहीं बाहर जाएंगे, बहुत लोनली फील होता है मम्मी के बिना, कह रहे यार क्या है। तो वो लोनलीनेस है। लेकिन सॉलिट्यूड इसका उल्टा चीज है। सॉलिट्यूड जो है ना, इंसान को गजब बनाता है। एकांत, जो भी इंसान गजब हुआ है ना, जो भी ग्रो किया, डेवलप किया, उसके जीवन में एकांत का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे राइटर हो, चाहे स्टूडेंट हो, उसका पल एकांत का जरूर रहता है उसके जीवन में। उस टाइम वो किसी से कॉल नहीं करेगा, किसी का मैसेज नहीं करेगा, कोई रिप्लाई, कोई बात, कहीं कुछ नहीं, मतलब उस टाइम तो नहीं होते थे पहले, अब होते। उसका एक खुद के लिए टाइम का जोन है, वो अपने आप को उस वक्त दे रहा है, अपने आप को समझ रहा है, अपनी भावनाओं को समझ रहा है, अपने साथ। अपने जीवन में हम लोग कभी अपने आप को वक्त देते हैं? कभी नहीं। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इच्छाओं को अपनी वक्त देते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देते। वो अपने आप को वक्त दे रहा है, अपनी जरूरतों को, अपने साथ बैठा है, वो अपने आप को स्नेह कर रहा है, अपने अंदर के बच्चे को हील कर रहा है, और फिर खड़ा हो जाता है। जब एकांत का पीरियड खत्म होता है तो चमक के निकलता है वहां से, कि चलो अब दुनिया में कुछ काम किया जाए। तो ऐसे जो एकाकी लोग होते हैं उनका लाइफ वैसे ही चलता है, एकांत दुनियादारी, एकांत दुनियादारी, एकांत दुनियादारी, अल्टरनेट वे में। वो दुनियादारी में जाएंगे, फिर वापस एकांत में चले जाएंगे, एकांत में जाके अपने आप को बिल्ड करेंगे, उसके बाद जब निकलेंगे दुनियादारी में फिर छा जाएंगे। फिर करते करते एक टाइम पे लग जाए कि अब गेम अप करने की जरूरत है, थोड़ा लेवल अप करने का, तो फिर एकांत में चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे अचानक से। सबसे बातचीत बंद, किसी को फोन वोन ज्यादा नहीं करना, फोन किसी का एंटरटेन नहीं करना, कुछ नहीं, फिर निकल के आएंगे। तो ये जो है ना, इन सब चीजों की बात करता है, ये सब किसके अंदर आती है, डेथ और मोर्टेलिटी के अंदर। क्यों? क्योंकि एकांत को भी कई बार डेथ के रूप में देखते हैं लोग, लोनलीनेस को डेथ के रूप में देखते हैं। इसके बाद देखिए, पांचवी चीज है न्यूरोटिक एंजाइटी बनाम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, ये लिख लीजिए, न्यूरोटिक एंजाइटी बनाम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी। दोनों के बारे में बता देते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी वह एंजाइटी है जो हालातों से भागने से, जो हालातों से भागने से क्रिएट होती है, क्रिएट होती है यानी बनती है, हालातों के से भागने से बनती है, या फिर हमें हालात से लड़ने की बजाय दूर भगा देती है। हालात, हालात से लड़ने की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं, हालात का सामना करने की बजाय दूर भगा देती है। ब्रैकेट में या ऊपर में नीचे में कहीं पे लिख दिए, ब्रैकेट में ऐसे देके, सामना करने की बजाय, ठीक है, दूर भगा देती है। ये हो गया न्यूरोटिक एंजाइटी। और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी क्या है, देखिए, ये हालातों का सामना करने पर आती है, या फिर सामना करने को प्रेरित करती है। ये हालातों का सामना करने पर आती है, सामना करने पर प्रेरित करती है। अब इसका नाम है, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा न्यूरोटिक एंजाइटी और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, दो ऑप्शन रहेगा, तो जानिएगा तब तो कि न्यूरोटिक एंजाइटी क्या है और एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी क्या है। अब न्यूरोटिक एंजाइटी जो है ना, न्यूरोटिसिज्म से आया, हालातों का सामना करने पर आती है, और आती है, या
हालातों का सामना करवाती है। दोनों चीजें, दोनों को समझाएंगे पहले। या हालातों का सामना करवाती है। तो अब देखो न्यूरोटिक एंजाइटी क्या है ना, माइंड पे लोड दो तरीके से पड़ता है, कभी आप लोग भी नोटिस किए होंगे, ठीक है ना, कि माइंड पे लोड पड़ा, अलबला रहे एकदम, अरे यार क्या हो रहा है, टूट रहे हैं, फट रहे हैं, बिखर रहे हैं ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है, देह काम नहीं कर रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं कुछ तो लिखा जा रहा है कुछ, है ना, पढ़ रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है, आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है, समझ रहे हैं। और क्या हो रहा है, आप सिचुएशन से भागना चाह रहे हैं, आप पूरा परेशान हो रहे हैं, बाप रे बाप, किसी तरीके से सिचुएशन से निकालो यार भगवान, कहाँ आप भगवान भी हाथ छोड़ दिए हैं, लगता है एकदम, ये क्या हो गया, क्या गलती हो गया था मेरा। तो ये जो पीड़ा वाला भाव है, पीड़ा में दुखी होकर के भागने का, बचने का, एस्केप इसीलिए बगल में लिखे हैं। एस्केपिज्म जो है वो न्यूरोटिक एंजाइटी है, जहां पे ये चीज परिलक्षित होगी ना, एस्केपिज्म, उसको समझिए न्यूरोटिक एंजाइटी। और दूसरी तरफ ये है, चिंता है, परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो अब क्या करना है, क्या करना, क्या है, फेस करना है, और क्या करना है। कहते हैं इफ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। और क्या कर सकते हैं, अगर परेशानी है तो भाई ठीक है, परेशानी है तो है, सामने करते हैं। तो ये दो रिस्पॉन्स होता है, तो ये दूसरा वाला जो रिस्पॉन्स है ना, इसी को समझ लीजिए कि एग्जिस्टेंशियल तरीका है चीजों को डील करने का, फेस करने का। अब आप उसको फेस करेंगे तो भी तो एंजाइटी तो होगा ही ना, कोई बहुत प्यारा म्यूजिक के जैसा तो लगेगा नहीं, डिफिकल्ट सिचुएशन, आप एग्जिस्टेंशियली भी उसको लेके चलेंगे तो उससे जो एंजाइटी होगी उसको एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी कहते हैं। लेकिन दोनों एंजाइटी का निशाना अलग अलग है दोनों एंजाइटी ही। एक जो है क्या करता है, भगवाता है सिचुएशन से, और दूसरा क्या है, सिचुएशन को चीर करके बीच से जो है टैकल करके निकलवाता है। तो मानसिक विकास किस व्यक्ति को का होगा, सिचुएशन से भागने वाले का, या सिचुएशन में हेड्स ऑन घुस के जो चीर के निकलेगा, किसका होगा। जो चीर के निकलेगा। हाँ, तो यही एग्जिस्टेंशियल अप्रोच है कि सिचुएशन को फेस कीजिए, एस्केप नहीं कीजिए, ठीक है। अब जैसे देखते होंगे, एक नॉर्मल सा ही एग्जांपल, एक बच्चा स्कूल जाता है, रास्ते में उसको डेली कुत्ता जो है गर गर ऐसे करता है। अब वो कितना दिन स्कूल नहीं जाएगा, जाना तो है ही उसको, फेस तो करना ही पड़ेगा, कितना भी स्ट्रेसफुल हो उसके लिए। क्या हालत होगी एक बच्चे की जब एक कुत्ता एकदम गुर्रा के उसके आसपास खड़ा हो जाएगा, पतला पतला टांगे एक बार दबोच लेगा, तो एक बच्चा टांग नहीं छोड़ा पाएगा, डर के मारे कांप रहा है बच्चा, लेकिन एकदम स्ट्रेट फेस रख करके कंपन को रोके हुए जो है एकदम जा रहा है बिना रुके, कुत्ता साइड ले लिया। अब बच्चा सीख गया, दूसरे दिन फिर डर लगा, फिर कुत्ता वैसे ही किया, फिर ही चला गया। तीसरे चौथे दिन से कुत्ता देख के गुर्राता है, आके सूंघता सांगता नहीं है, उसको वैसे नहीं करता, ठीक है। तो क्या किया उसने, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को फेस किया, और फेस करके उसने ग्रोथ और डेवलपमेंट किया। इसीलिए आप जीवन में देखिएगा, जो थोड़ा कलेशी टाइप का आदमी होता है ना, जैसे मेरा भी गिनती उसी में होता है, हम पूरा कलेश और तांडव मतलब मेरे में ये है कि सिचुएशन अगर दिखा तो हमको, कुछ लोग यही समझता है कि लोग ट्रबल से बचता है, तुम ट्रबल में घुसते हो, तुमको जीवन में लगता है कि ट्रबल ही चाहिए, जहां ट्रबल वहां ब्रजेश, ऐसे करके कुछ लोगों के मेरे बारे में मेंटेलिटी है कि जहां समस्या वहां हूं। लेकिन हमको इसका चस्का क्यों लगा, हमको इसका चस्का इसीलिए लगा क्योंकि हमको पता था कि जो है ना, ग्रोथ ट्रबल के फॉर्म में ही आता है, समस्या के ही फॉर्म में आता है। समस्या ही वो सिचुएशन लाता है जो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, और आप कितना ज्यादा प्रेशर में कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कितना हैंडल, यही तो लाइफ का ट्रेनिंग है। वरना आप बच के चलिएगा, है ना, आप सेफ जोन में चलिएगा, कितना सेफ होइएगा। लाइफ उस कुत्ते की तरह है जो दौड़ा करके आपको काट लेगा, ठीक है, सेफ होकर के आप नहीं चल सकते हैं। तो जहां ट्रबल मिले, लपक लीजिए एकदम, और उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकले, चीरते हुए निकले एकदम, तो इतने तलवारबाज होता है वैसे करके, खट 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 एकदम उड़ा ले जा रहा है सब चीज को। तो वही है आपका एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी वाला साइड। और दूसरी तरफ क्या है, एस्केप। एस्केप वाला आदमी क्या करेगा, परफेक्ट पार्टनर की तलाश में, है ना, अपना बायोडेटा लंबा करेगा, समझ गए, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं है, एस्केप कर गया है, छोड़ो हटाओ ब्लॉक करो, चलो दूसरा, तुम नहीं तो कोई और से, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। और जो एस्केप वाला फेस नहीं रहेगा, वो देख रहा है पार्टनर में गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ पे ये चीज हो रहा है, उस चीज को फेस करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उससे बात करेगा, उस सिचुएशन को टैकल करेगा, उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, उसको ऑप्शन देगा, है ना, उसको बताएगा कि ये चीज ऐसे वैसे है, और फिर उस चीज के साथ रहेगा। एस्केप नहीं करेगा, क्योंकि आप कितना एस्केप करोगे, है ना,
कौन सा आदमी आपको परफेक्ट मिल जाना है, कौन सा सिचुएशन आपको परफेक्ट मिल जाना है ना। घर से निकले हो तो कौन सा भरोसा है कि बारिश नहीं पड़ेगी, है ना, या आपका जेब नहीं लूट कतर लिया जाएगा, या आपके मासूमियत का फायदा नहीं उठाएगा, तो कुछ नहीं। एस्केप नहीं करना, फेस करना। तो यही एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी बोलता है, दोनों के बीच के कॉन्सिक्वेंसेस की चर्चा करता है। इसको आप लोग अच्छे से समझते हैं कि एस्केप करना क्या है और फेस करना क्या है। एस्केप करने वाले आदमी के अंदर ना, कहते हैं ना, वो जिगर, कलेजा और अंदर वो गहराई, वो सब चीज डेवलप नहीं होता। बुद्धि बादाम खाने से नहीं आता है, बुद्धि आता है निराशा चबाने से। जो बादाम से ज्यादा अपने जीवन में निराशा खाया है, तो जितना ज्यादा पीड़ा और कष्ट सहा है, उसको बुद्धि उतनी ज्यादा प्रखर होगी। करना बस यही होता है कि पता ही है पीड़ा है, दर्द है, मार तो सकेगा नहीं हमको। कितना रुलाएगा, कितना दिन रुलाएगा, कितना दिन हमको दर्द में रखेगा। दे ना, दे, जितना पेन देना है दे, देखते हैं। फिर तो खड़ा होंगे ही, और जब खड़ा होंगे पहले से बेहतर होंगे। तो इस तरह की जो मेंटालिटी होती है, ढीठ वाली मेंटालिटी, ये है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी। अब इसके पीछे एक स्टोइक फिलॉसफी होती है। स्टोइक फिलॉसफी भी वैसा ही है। वो ये नहीं कहता है कि जीवन जो है ना खुशियों की बगिया है। वो ये कहता है कि जीवन खुशियों की बगिया है, लेकिन उस खुशी का जब तुम रक्षा कर पाओगे तब। और रक्षा कब कर पाओगे, जब तुम मजबूत होगे तब। नहीं तो रक्षा नहीं कर पाओगे, नहीं तो खुशियां ढूंढते रह जाओगे। पता चले कल को ये वो कर दिया, वो वैसा कर दिया, तरसों ऐसा कर दिया, कपड़ा सूखने दिए थे तो बारिश पड़ गया था तेरी का। अब देखिए थेरेपी, इन सब चीजों को जब हम लोग देखे समझे पड़े तो क्या लगा, ऐसा लगा ये तो हमारे जीवन की बात हो रही है, मेरे मन की बात हो रही है। मन में भी तो यही चलता है ना, कि क्या पता कहीं मर गया, कुछ हो गया, कुछ नुकसान का डर, डेथ एंड मोर्टेलिटी, है ना। उसके बाद समस्या को क्या करें, तुझे छीन लूं या छोड़ दूं, ऐसा वाला हिसाब है। घुस करके एकदम तोड़ दें, या फिर एकदम जो है एस्केप कर जाए, ये वाला चीज है। मीनिंगलेस और मीनिंग, क्या चीज मीनिंगफुल है, क्या चीज मीनिंगलेस है, सबके लिए अपना अपना है। तो ये किन बातों की बात कर रहा है, ये तो हमारे जीवन के, हमारे मन की चीजों की बातें कर रहा है। नहीं है बिहेवियरिज्म, नहीं है साइको एनालिसिस, ईड ईगो, इसमें कुछ नहीं है, न लर्निंग है, फिर भी जीवन में अप्लाई हो रहा है। तो जब जीवन में अप्लाई हो रहा है, हमारे उलझनों को सुलझा रहा है, जीवन को दिशा दे रहा है, तो साइकोलॉजी का पार्ट तो जाहिर सी बात है होना है, बस है, यही है। इसके बेसिस पे होती है थेरेपी। थेरेपी क्या करती है, इंप्रूव करती है ह्यूमन के कंडीशन को, है ना, मानव की स्थिति को इंप्रूव करती है। तो ह्यूमन कंडीशन को जो इंप्रूव करे, जो ह्यूमन को ह्यूमन समझे। आप देखिएगा इस एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, मेरा भी एक मतलब, ऐसे तो बहुत सारा चीज प्यारा है साइकोलॉजी में, हमको लगभग सब चीजें प्यारा है, लेकिन ये एक एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से हमको विशेष प्रेम है, क्योंकि हमको ये बहुत नेचुरल लगता है। इसमें कोई, है ना, साइकोडायनेमिक अप्रोच नहीं है, कोई साइकोसेक्सुअल मॉडल नहीं है, इसमें कोई लर्निंग का ये वो नहीं है, दिमाग लगाना है, कंडीशन रिस्पॉन्स ये वो। ये ना ऐसे लगता है जैसे अपने आप से बातें कर रहे हैं, अपने मन से बातें कर रहे हैं हम लोग। बहुत नेचुरल फील होता है। और इसके लिए आप इस चीज को उस व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं ना, वो व्यक्ति भी एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी सीख सकता है, जिसको साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, और एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है। तो इसीलिए हमको ये बहुत ब्यूटीफुल चीज लगता है। इसमें कहीं कोई आपको ये जजमेंट का क्राइटेरिया नहीं है कि एक बना दिया है 10 को चीज, इस 10 चीज में जो 5 गो चीज पे टिका रहा है वो उसको क्या हो गया, ओसीडी हो गया, उसको ये हो गया, वो कुछ नहीं है। तो हमको, इसीलिए हमको बहुत प्यारा लगता है ये चीज। और सबसे अच्छी चीज है ना कि बहुत एप्लीकेबल है ये, ह्यूमन के कंडीशन को बहुत गजब तरीके से इम्प्रूव करता है। जब आप उसके मोरालिटी नॉन मोरालिटी पर चर्चा करेंगे, है ना, देखेंगे कि चीजों से भाग रहे हो नहीं भाग रहे हो, तो ये ऐसी चीजें हैं क्या है। तो इस यहाँ से ह्यूमन के कंडीशन को, ये इंसान को इंसान की तरह देखता है। ये इंसान को एक लर्निंग मशीन की तरह नहीं देखता, जैसे बिहेवियरिस्ट लोग देखते हैं ना, रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस रिस्पॉन्स। नहीं, ये इंसान को एक ना कागज की तरह नहीं देखता है कि बचपन से जो लिखाते जा रहा है वो सब भरता जा रहा है, और वही सब तुम्हारे चीज को डिटरमिन करता है। इसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म मतलब कह दिया तो कह दिया, लिख दिया तो लिख दिया, हो गया तो हो गया, निर्धारित, कोई चीज निर्धारित हो गई। फ्राइड का जो है विजन, वो किस बात पे, डिटर्मिनिज्म पे निर्धारित हो गई। बचपन में जो एक्सपीरियंस हो गया भैया, उससे आपका जीवन निर्धारित हो गया, आप कुछ नहीं, हो गया तो हो गया एकदम। तो आदमी को भी लगता है यार, फ्राइड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही ना थी, बचपन एक्सपीरियंस किसका ही अच्छा हुआ है, ठीक है, जिसका अच्छा हुआ है ठीक है, बहुत भाग्यशाली है। आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं जिनका बचपन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं ही रहा है, कुछ ना कुछ उबड़ खाबड़
रहा ही है। अब क्या करेंगे, पेरेंट्स भी कोशिश तो करते ही हैं कि बच्चे का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, लेकिन पेरेंट्स के पीछे भी कुत्ता दौड़ते रहता है बहुत तरह का, बेरोजगारी का, तो ऐसे तो वैसे। तो अपने यूथ में उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है, तो हम लोग उनको परफेक्ट या आइडियलाइज्ड जो उनका स्नेह है, जो परवरिश है, वो नहीं मिल पाता। तो बच्चे का भी जो है क्या है, अपब्रिंगिंग जो है थोड़ा, वो बचपन की जो वो चीजें उसमें रह जाती है, वो सही से नहीं होता है। तो उसको क्या कर सकते हैं, बचपन को चेंज तो किया नहीं जा सकता है। तो फ्राइड महोदय का चीज देख के ऐसा लगता है ना कि भैया जो हो गया ना, अब तो हो गया, अब तो तुमको इसके साथ जीना पड़ेगा, पैर कट गया तो कट गया, अब निर्धारित हो गया, अब तो जीवन भर लंगड़े होके ही जियोगे। फ्राइड का थोड़ा थ्योरी थोड़ा इस टाइप का है। बिहेवियरिस्ट का थ्योरी आदमी को पहचानता नहीं है, वो बोलता है सब स्टिमुलस रिस्पॉन्स है। और इस बीच में आदमी को आदमी समझता है एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी, उसके फियर्स की चर्चा करता है, ठीक है, उसके भावों की चर्चा करता है। यहाँ पे कहीं बायोलॉजी और न्यूरोलॉजी का जगह नहीं है, देख रहे हैं, जितनी भी है सारी बातें मानसिक है। तो इंसान को जब इंसान की तरह देखता है तो इंसान के कंडीशन इंप्रूव होते हैं, और यहीं से आता है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, जब आप ह्यूमन को ह्यूमन की तरह देखा गया साइकोलॉजी में, ठीक है। एक फोर्स ऑफ साइकोलॉजी ये भी है, जो साइकोलॉजी के विभिन्न फोर्सेस है उनमें से एक ये भी है। अब आप लोग का ये टास्क है, कल बताएंगे, ठीक है, साइकोलॉजी के कितने कितने फोर्स हैं, सबसे पूछेंगे कि करके हम फर्स्ट फोर्स, सेकंड फोर्स, थर्ड फोर्स और फोर्थ फोर्स, ठीक है। ये मुंह जबानी रहना चाहिए सबको, ताकि साइकोलॉजी पूरे के पूरे समझ में आएगी। कोई चीज पहले क्यों आई, उसके बाद कोई चीज क्यों आई, पहले आई चीज ने कैसे। बोले फिर से बोलिए तो। फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, फोर्स, FORCES, फोर्सेज ऑफ साइकोलॉजी। कितने फोर्स हुए हैं साइकोलॉजी के अभी तक, और कौन कौन है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, चौथा कौन है, और क्या पांचवा फोर्स की भी कल्पना की जा रही है। अब इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, बहुत हिंट दे दिए। तो ये एकदम सबको ना कंठस्थ याद रखना चाहिए कि साइकोलॉजी के कौन कौन फोर्स है, क्योंकि आप साइकोलॉजी के विकास, अगर आपको फोर्सेस पता है, फोर्सेस को समझे हैं, तो आपने मनोविज्ञान के विकास को समझा है। अब मनोविज्ञान के विकास को पढ़ना अपने आप में पूरा मनोविज्ञान पढ़ने के बराबर है। इसके ऐसा सुंदर आपको चैप्टर नहीं मिलेगा। सारे चैप्टर में सब चीज अलग अलग करके बताया गया है। इस विकास में एक सूत्र में सबको पिरो दिया गया है, कोई चीज पीछे वाले चीज से कैसे रिलेट करता है ना, कैसे किसी चीज ने किसी चीज का आधार बनाया, किससे क्या चीज प्रभावित है, तो कंप्लीट पिक्चर देता है। जिस भी लड़के का या लड़की का इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी या डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी चैप्टर मजबूत है, उसको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है, कि साइकोलॉजी के फील्ड में। अब हिलाने का मतलब ये नहीं है कि सर मेरा नेट क्वालिफाई नहीं हो, मतलब आपकी जानकारी बहुत पुष्ट होगी। नेट क्वालिफाई करना तो मेहनत की बात है ना, कितना मेहनत कर पाए, थोड़ा लक भी होता है एग्जाम सब में। लक को आप मिनिमाइज करते हैं, आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे लक फैक्टर उतना कम होता जाएगा। मान लीजिए खूब मेहनत कर रहे हैं, और करना क्या होता है एग्जाम क्रैक करने में, यही तो करना होता है, लक फैक्टर को कम कर दीजिए। लक फैक्टर आपका सिकुड़ के 1% हो गया, 99% आप मेहनत कर लिए, 99% में तो रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन होता क्या है, मेहनत कम करते हैं, जी चुराते हैं, तो लक फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। 60% लक की फैक्टर है, 40% मेहनत है। तो क्या उम्मीद किया जाए, है ना, क्या वो आदमी सोचे अपने आप को। जब तक लक फैक्टर को आप घटाएंगे नहीं ना, जैसे नहीं कहते हैं गर्दन पकड़ के कस दिए एकदम, तो वैसे करके उसको कस के एकदम छोटा सा हिस्सा दे देंगे ना, तब तक लक फैक्टर आपको एग्जाम में परेशान करेगा। और लक बहुत अजीब चीज है, कभी किसी के लिए काम करता है, कभी किसी के लिए काम नहीं करता है। उसको सोच के जो आदमी चल रहा है शायद लक काम कर जाए, बेवकूफ, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन में घुस गए, मानवतावादी मनोविज्ञान, इसको हिंदी में आप लोग लिख सकते हैं मानवतावादी मनोविज्ञान। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। पॉइंटर्स जो है ना ये सब नोट कर लीजिए, ये जो है, जो लिखा है डेथ एंड मोर्टेलिटी। मेरे घर के बगल में था ना सर, शादी हो रहा है और वो इतना डीजे बजा रहा है कि हम क्या बताएं। तो कुछ ईयरफोन या ब्लूटूथ वगैरह है आपके पास? उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, इतना ज्यादा आवाज किया हुआ है ना वो लोग, चलिए हम एकदम फिर से जस्ट पढ़ा बगल देंगे में आपको, ही। हम फिर से पढ़ा देंगे आपको, जिस टाइम बोलेंगे ना आ जाइएगा ऑनलाइन, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। ठीक है, मगर अभी हम देख ले तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, हमसे होगा जो जितना कोऑपरेट होगा हम करेंगे, कोई बात नहीं। चलो तो अब आते हैं थोड़ा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पे।
खरमास खत्म हो गया, सबका शादी पूरा जो है एकदम तेजी से हो रहा है। आज भी हम एगो दूल्हा देखे, वो पता नहीं हमको शादी-शुदी पसंद नहीं आता। बचपने से हमको पसंद नहीं था। बीच में कभी-कभार लगा कि नहीं कर लेना चाहिए, फिर बाद में जो है ना अपने डिफ़ॉल्ट मोड में आ गए कि नहीं, नहीं। हमको दोस्त सब बोलने लगा है तुम ओशो बनते जा रहा है धीरे-धीरे। बोले अच्छा, तो चलो कुछ तो बने। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी आपको पढ़ाना है ना, जेस्टाल्ट वगैरह तो सब हो ही चुका है। ह्यूमनिस्टिक का थोड़ा इंट्रो दे देते हैं, क्योंकि ह्यूमनिस्टिक को भी तो हम पढ़ाएँगे तो डीप में ही पढ़ाएँगे और एक दिन ज़्यादा हैमर कर देंगे दिमाग को, पता चला ह्यूमनिस्टिक और एक्जिस्टेंशियल दोनों मिल करके हो गया अचार। तो थोड़ा-सा इंट्रो दे देते हैं, ठीक है? ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कहाँ से आया? एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी से आया, अभी तो आप लोग देख लिए। ये 20वीं सदी के मध्य में, ठीक है? मिड 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी क्या होता है? 1900 होता है, ठीक है? उसके मध्य में क्या हो गया? 1950 हो गया, ठीक है? जब भी 20th सेंचुरी बोला जाए तो कोई भी पहली सदी बोला जाए, तो समझिएगा 0 से लेकर के 100 ईयर्स तक में। तो जब भी सेंचुरी होता है, जैसे 20वीं सदी बोला गया तो इसका मतलब है 1900, 21वीं सदी बोला गया तो इसका मतलब है 2000 से, ठीक है? ये चीज़ तो जानते ही होंगे आप लोग। तो 1900 जो है के मिड में, यानी 1950 के अराउंड, तो ये क्या हुआ? मिड 1900s, यानी 1950 के अराउंड। विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध बताइए, या कब शुरू हुआ था? यही 47 के आसपास का ही समय। ये सब हिस्ट्री का, ये सब चीज़ याद रखना चाहिए आदमी को। आप चाहे साइकोलॉजी पढ़े हो, कुछ भी पढ़े हो, जनरल नॉलेज का चीज़ है ना। 3 वर्ल्ड वॉर का डेट याद रहना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का डेट याद रखना चाहिए। नहीं अगर याद है तो लिख लीजिए। 3 विश्व युद्ध, ठीक है? औद्योगिक क्रांति, ठीक है? उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इतना चीज़ का डेट आदमी को कम से कम आदमी को याद रहना चाहिए कि टाइमलाइन के किस समय जो है हुआ, ये पता रहना चाहिए इतना सा। क्योंकि ये सब चीज़, इन चीज़ों ने दुनिया बदली है और उसके हिसाब से समय घड़ी और कैलेंडर से नहीं चलता। समय चलता है, समय की इकाई है इतिहास, समय की इकाई है घटनाएँ। कुछ ऐसा हो गया इतिहास के कालक्रम में, उसने मानव जीवन को मोड़ दिया, समाज को मोड़ दिया। अब जब जीवन मुड़ेगा, समाज मुड़ेगा, तो क्या होगा? व्यक्ति का विचार भी तो बदलेगा ना, है ना? वैचारिक क्रांति होगी। विचार बदलेगा तो क्या होगा? व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा तो क्या होगा? आवश्यकताएँ बदलेगी। आए साइकोलॉजी में, यही चीज़ है। इसीलिए साइकोलॉजी अगर अच्छा करना है तो थोड़ा हिस्ट्री और सोशियोलॉजी भी अच्छा होना चाहिए। किसी का था अलग से हिस्ट्री और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी के ग्रेजुएशन के टाइम पे ऑप्शनल में? हाँ हाँ था सर, इंटर में। ठीक है, बढ़िया। अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन था वो। मेरा भी प्लस टू इसमें ग्रेजुएशन में वही था, एक हिस्ट्री था और एक सोशियोलॉजी था। हालांकि सोशियोलॉजी तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं किया, फिलोसफी ले लेते तो अच्छा रहता, लेकिन उस टाइम को पता नहीं था कि फिलोसफी, पर हिस्ट्री और साइकोलॉजी को एक साथ पढ़ना हमको बहुत ज्यादा फायदा किया। हम हिस्ट्री के भी बहुत अच्छे टीचर हो गए इस कारण से। अभी मेरे पास स्टूडेंट नहीं है ना, तो हिस्ट्री का जब बैच चलाएंगे तो इतना बच्चा भर जाएगा मेरे सामने कि शायद वैसा हिस्ट्री पढ़ाना मुश्किल हो, क्योंकि हिस्ट्री को एकदम फिल्म की तरह हम पूरा पढ़ाते हैं। तो उसमें साइकोलॉजी भी मिक्स हो जाती है, सारे फीलिंग्स मिक्स हो जाते हैं, सब चीज, तो सब चीज याद रह जाता है। बस करना ही होता है कि आपको डेट याद रखना होगा। चलो, तो मिड 1900 मतलब 1950 के आसपास ये शुरू हुआ। 1950 क्या था सर? 1950 में दुनिया में क्या हो रहा था, ये भी तो थोड़ा पता होना चाहिए ना। आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, क्या चल रहा होगा उस टाइम पे दुनिया में, कैसी ऊर्जा होगी, किन चीजों होगी? अब युद्ध चल रहा होगा, जैसे अभी देखते हैं उधर वो इजराइल और ये वाला युद्ध चल ही रहा है ना, शायद अभी टीवी पे देखते हैं कि नहीं आप लोग? चल रहा है कि रुक गया? लगता है आप लोग भी टीवी नहीं। टीवी सर। हाँ चलिए बढ़िया। हमको लगता था हम ही नहीं देखते हैं वो टीवी। बढ़िया है तो, या तो चल रहा होगा या तो रुक गया होगा, कुछ भी हुआ होगा। अगर चल रहा होगा तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अब कोई इलाका युद्धग्रस्त हो जाए,
तो क्या वहाँ का साइकोलॉजिकल फैब्रिक सेम रहेगा शांति वाली जगह पर? नहीं, चेंज हो जाएगा। लोग सेफ्टी वाले ज़ोन में जाएँगे। युद्ध बहुत खराब चीज़ है। सरकारें क्या पूरा का पूरा फ़ोकस क्या कर देती है? युद्ध की तरफ ही कर देती है। नहीं, नहीं भाई, दूसरा आदमी चढ़ना नहीं चाहिए। जब मार हो जाता है तो उस समय बाकी कुछ थोड़ा ना दिखता है, बस मार दिखता है। अब उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती है। हेल्थ सिस्टम करप्ट हो गया, एजुकेशन सिस्टम खत्म हो गया। जो बच्चा है वो तो बढ़ ही रहा है। 4 साल युद्ध चलेगा तो 1 साल का जो बच्चा है वो तो 4 साल का हो ही जाएगा। लेकिन जो 4 साल का हुआ, 4 साल में जो उसका विकास होना चाहिए था, जो उसको स्कूलिंग मिलना चाहिए था, जो उसको प्लेग्राउंड मिलना चाहिए था, जो कम्युनिटी कुछ नहीं मिला। तो कभी मानव संसाधन अच्छा बन पाएगा? नहीं। कोविड के दौरान में आप लोग देखे होंगे, बच्चा लोग ऑनलाइन क्लास के नाम पे पूरा मस्ती किया और उसके बाद की स्थिति ऐसी हुई है कि उन बच्चों की जो ब्रीड है 7वीं, 8वीं, 9वीं में जो भी पहुँचा है, एकदम गायब है बेसिक्स। जो भी कोविड के टाइम पे 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास में था, 1 साल, 1.5 साल का जो 2 साल का जो मस्ती काटा ऑनलाइन क्लास में, कहानी सबका खराब हो गया। समय कभी नहीं आएगा किसी के करियर में वापस, कभी नहीं आने वाला और वो गैप कभी नहीं भराएगा। अनटिल एंड अनलेस वो सनक करके अपने से उसको दूर करने का कसम खा के नहीं बैठ जाए, कोई टीचर नहीं भरा पाएगा उसको। तो यही होता है जब समय काल में कोई घटना घटती है ना, तो मानव के विकास को, उसके विचारों को प्रभावित करती है। तो 1950 के समय काल में क्या हो रहा था सर? 1950 के समय काल में द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2 जो है ना खत्म हुआ था। अब युद्ध खत्म होने की बहुत सारी चीजें होती है। मार मार हो रहा था, ठीक है? मार हो रहा था, मार खत्म हो गया। खत्म होने के बाद एक एक तरफ तो राहत होगी कि चलो मार हुआ था, खत्म तो हुआ। अगर हारे होंगे तो नुकसान का ये होगा कि तेरी हार गए, फिर से बताएंगे उसको, है ना? अंदर वो चीज। अगर जीत गए होंगे तो जश्न वाली बात होगी। लेकिन चाहे जो भी हो, युद्ध खत्म होने का एक सुकून तो रहता ही है, ठीक है ना? मार खत्म हो गया तो कम से कम चोट तो नहीं लग रहा है बॉडी में, क्राइसिस स्टेट से बॉडी बाहर आ गया। तो 1950 में क्या था? जैसे युद्ध खत्म होता है तो क्या होता है? पूरा का पूरा जोर किधर चलता है? पुनर्निर्माण की तरफ जाने लगता है। जापान के ऊपर बम गिरा दिया, पूरा बर्बाद कर दिया जापान को। जापानी लोग क्या किया? भिड़ गया एकदम देश को फिर से खड़ा करने में कि अरे राम, ऐसे कर दिया, रुको बताते हैं। और दुनिया का सबसे टेक्नोलॉजी में एडवांस देश बन गया। अभी आप लोग, कि हम साइंस प्रोग्राम के होस्ट भी आकाशवाणी में बनाते हैं, तो आज की बात नहीं बता रहे, 3-4 साल पहले की बात बता रहे हैं। एक न्यूज मिला था, जैसे लूटते हैं ना बैंक, वैसे स्पेस में जो उल्का पिंड होते हैं, जो एस्ट्रॉयड होते हैं, जो पत्थर घूम रहे हैं, उनमें कीमती धातुएं होते हैं, मिनरल्स होते हैं। धरती पे जो कीमती धातु है, किसी के जमीन के नीचे, किसी के पहाड़ के नीचे, वहां तो आप ले नहीं सकते जाके, वहां तो युद्ध हो जाएगा। बोले अरे मेरा पहाड़ के नीचे तुम कैसे खोद दिया जी, है ना? या खान जो है लिमिटेड है। तो स्पेस में क्या है ना, स्पेस में अकूत है। जहाँ सोना है तो सोने सोना, भरपूर सोना है पत्थरों में, ये चीज में। पूरा का पूरा ब्रह्मांड तो उन्हीं एलिमेंट से बना है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, प्लेटिनम, यूरेनियम, जो हम लोग की धरती पे सारा चीज। तो जापान क्या कर रहा है ना, सब लोग सैटेलाइट बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, मंगल वंगल ग्रह पे जा रहा है। जापान क्या कर रहा है पता है? जापान छोटा सा आइलैंड कंट्री है, छोटा सा टापू भर देश है। वो जानता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, चारों तरफ पानी है। और क्या हो रहा है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, तो वो देश और छोटा हो जा रहा है, पानी में डूबते जा रहा है। तो जापान क्या किया, कहाँ से संसाधन लाएगा? समुद्र का भी सीमा है, आप समुद्र में भी इतना किलोमीटर तक ही मछली मार सकते हैं, उसके बाद नहीं मार सकते। और बेचारे का पड़ोसी तो चाइना है, बिग डैडी। तो जापान क्या करता है? सुरंग खोदता है, ठीक है, समुद्र के नीचे, भीतर भीतर, और भीतर में भी अपना जगह बना लेता है। ऊपर में तो रह ही रहा है, भीतर में भी रह रहा है। एक वो एडवांस चीज देखे। दूसरी चीज क्या, संसाधन कहाँ से लाएगा बेचारा, टापू देश है। जापान ने क्या किया, पूरा का पूरी दुनिया सैटेलाइट बना रही है कि हम जीपीएस बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे ना, फोटो खींचेंगे, गुंडा का फोटो खींच लेंगे, क्रिमिनल का फोटो खींच लेंगे, है ना? कपड़ा है टंगनी पे टंगा हुआ, उसका नंबर खींच लेंगे, कितने नंबर का है। तो इस इतना सटीक हम उपग्रह बनाएंगे। और जापान क्या किया, जापान बनाया है ग्रह तोड़ने वाला रॉकेट और एस्ट्रॉयड को तोड़ने वाला रॉकेट। क्या किया था उस न्यूज में हम देखे थे, ये भेजता है जापान अपना एक रॉकेट टाइप का चीज, वो एक मूव करते हुए तेजी से भाग रहा है, दौड़ता हुआ, उस उल्कापिंड टाइप का, उल्कापिंड तो नहीं कहते हैं, कुछ समझिए कि आसमानी चट्टान समझ लीजिए, उस टाइप का बड़ा सा है। उसके ऊपर जाके चिपक जाता है। उसके बाद उसमें ड्रिल करता है, ठीक है, ऑटोमेटिक, जैसे हम लोग बोरिंग करते हैं, उसमें ड्रिल करता है, कई किलोमीटर गहरा ड्रिल करता है। और ड्रिल करने के बाद उसके अंदर बम डालता है। ये रोबोट कर रहा है, रॉकेट का रोबोट।
और बम डालने के बाद उसके कोर को फोड़ करके टुकड़ा टुकड़ा बिथरा देता है। बिथराने के बाद क्या है, स्पेस में ही दूसरे तरफ उसका एक जैसे मछली का जाल नहीं होता है, उस टाइप का साथ चारों तरफ ऐसे करके सिस्टम सेट है जो उसको घेरे हुआ है, वो साथ और सब साथ में मूव कर रहा है। तो समझिए कि जैसे चलती ट्रेन को कैसे लूटते हैं, तो वैसे उड़ते हुए एस्ट्रॉयड को लूट रहा है वो। और उसके बाद उस सारे मलबा को कलेक्ट करके धरती पे वापस गिरा दे रहा है। उसको सोना लूटने के लिए किसी देश के पास जाने की जरूरत नहीं, स्पेस से निकाल रहा है वो यूरेनियम के लिए। और सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तालिबान जो है बंदूक तानने बैठा है अफगानिस्तान में, गए मेरा लिथियम नहीं निकालने देंगे किसी को अब, ठीक है। और यहाँ बंदा दिमाग ला के पहुंच गया स्पेस में। भाई स्पेस तो किसी का नहीं ना है, किसी से झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। तो क्या बना रहा है, क्या टेक्नोलॉजी कर रहा है ना, वो कितना आगे है, सोच नहीं सकते आप। इतना आगे बढ़ने का जज्बा कहाँ से आया? वर्ल्ड वार 2 में जब बेचारा बर्बाद हो गया उसके बाद, ठीक है। अनकन्वेंशनल सोच जापानियों होगा। तो ये उस समय था जब पुनर्जागरण के जैसा वक्त था, 1950 के बाद। हारने वाले को भी भाई अपना टूटा फूटा हुआ बिल्डिंग, रोड, सड़क, जितना बमबाजी हुआ सबको बनाना था। मार करने के बाद क्या कीजिएगा, बैठ के खाइए पिएगा आइएगा। चलो मार करना था कर लिए, चलो अब थोड़ा खाना पीना खा लेते हैं। चर्चा तो होगा ही मार का बहुत, लेकिन खाना पीना भी बने, सब लोग किचन में बैठते हैं और फिर खाना पीना बनने की बात होती है, फिर खाया जाता है। तो वही बात है यहाँ पे, ह्यूमनिस्टिक बस थोड़ा देर और खत्म ही करने वाले। तो ये जो है ना थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, चलिए आंसर भी हम आपको बता दिए, लेकिन बाकी और कर लीजिएगा अपना, ठीक है। थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। इसमें किस किस आदमी का नाम आता है ये सब चीज कल हम लोग डिटेल में बताएंगे, लेकिन मेनली आप लोग समझ गए कि इस टाइम दुनिया क्या हो रही थी, उभर रही थी चीजों से। तो जब चीजों से उभर रही थी और एक तरफ ह्यूमनिस्टिक क्या, मानवतावादी दृष्टिकोण था। देखिए समय कैसे क्लिक कर रहा है। अभी अभी युद्ध से निकले हैं तो किसकी बात होगी, शांति की बात होगी, होगी ना। दया की बात होगी, प्रेम की बात होगी, विकास की बात होगी, जख्मों को भरने की बात होगी, है ना। और सारा किसका विषय, ह्यूमनिस्टिक, मानवता। सारा का सारा थीम क्या है, मानवतावादी। शांति क्या है, मानवतावादी। नहीं नहीं शांति करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। अब जितना टूटना था टूट गया, अब आपस में मत लड़ो, आपस में मिलजुल के रहो। युद्ध मान लीजिए कि हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान कभी विश्व युद्ध में लिया ही नहीं, क्योंकि साइड पड़े रहते हैं हम लोग। हिंदुस्तान क्यों साइड पड़े रहता है विश्व युद्ध से, इसीलिए साइड पड़े रहता है, इसकी अपनी मजबूरी है। जिस दिन विश्व युद्ध में शामिल हो जाएगा, विश्व युद्ध के नाम पे घर में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इतना ज्यादा टेंशन है, कम्युनल टेंशन है, हिंदू मुस्लिम का टेंशन है, जातिवादी टेंशन है, अगड़ी पिछड़ी का टेंशन है, ठीक है। कास्ट का जो है, फिर वो है, फिर उसके बाद लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास का टेंशन है। तो फिर उसके बाद क्या है कि नक्सलाइट पॉलिटिकल टेंशन है, फलना पार्टी वाला बीजेपी है तो इस कांग्रेसी है। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी भारत पे इतना गंदा मार मारा है कि जो कहता है सब कोई भारतीय है, लेकिन सब अपना अपना अलग अलग वर्जन ऑफ भारतीय है, ठीक है। तो भारत में अगर, भारत में क्या हुआ, सब चल क्या कह रहे हैं निखिल? कुछ नहीं सर, हाँ 9:50 हो गया है, खाने का बस, टाइम हो गया है। बस 2-4 मिनट और लास्ट ही करने वाले हैं। ये जो है ना, हमको भी भूख लगा हुआ है तो सामने से कुछ नहीं खाए। तो ये क्या हो जा रहा है कि जो विकास की बात, शांति की बात, इन सब चीजों की बात हो रही है, ये सब इससे ह्यूमनिस्टिक से जुड़ रहा है। तो उस समय में ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है। अब क्या होता है, डिमांड और सप्लाई, है ना। समय की डिमांड थी, युद्ध हुआ था, समय की डिमांड थी सॉफ्ट बातें, बहुत हो गई क्रूरता, अब थोड़ा प्यार मोहब्बत, है ना, दया, थोड़ा ये सब चीज हो जाए। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी तो उसी की बात करता था। वार के बाद ऐसे भीषण मानसिक चीजें होती है ना, क्योंकि युद्ध जो है ना नंगापन है, मानवता का नंगा साइड दिखा देता है युद्ध, ठीक है। स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को दिखा देता है कि हम आज भी सभ्य नहीं है, हम आज भी जानवरों की तरह ही है सभ्य है। और उतना ही है सभ्य से जानवर चीर देता है ना नाखून से, और खा जाता है अगले जानवर का जो है अंग प्रत्यंग, वैसे ही हम लोग हैं। वो साइड जब ह्यूमैनिटी का देख लेता है तो उसके बाद क्या होगा, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा, डिप्रेशन होगा, जीवन ये हो जाएगा, मोह भंग हो जाएगा, जिंदा लाश हो जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या भर जाती है। और वैसे में आता है हीरो बन के हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, सबको बचाने के लिए। तो ये इस तरीके से इसके उदय की कहानी है। आज यहीं पे हम इसको, इसकी उदय की कहानी को समझते हैं, बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में